स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर आपका चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग चैप्टर 9 की तीसरी हेडिंग स्टार्ट करेंगे। तीसरी हेडिंग है आपकी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। इससे पहले हमने आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिटेल बताया है, आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिएगा इसको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, isolation of desired DNA fragment, ligation of the DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, cutting the host cell in a medium at a large scale, and extraction of the desired product. तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं कि इसमें कई स्टेप होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सेवरल स्टेप हैं, कई स्टेप हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, तो इनको हम एक सीक्वेंस के रूप में स्टडी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज, नंबर फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, डीएनए को अलग किया जाता है, ठीक है, जिसे हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, देन जो है डीएनए को फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, डीएनए को काटा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के हेल्प से, ठीक। नेक्स्ट जो है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। जो आपका डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आप आइसोलेट करेंगे, उसको आप अलग करेंगे। देन लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर, ठीक। इस डीएनए फ्रेगमेंट को, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो बनवाना चाह रहे हैं, उसे आप वेक्टर में लिगेशन करेंगे, वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, वेक्टर में उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी आप तैयार किए हैं डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के रूप में, वेक्टर में ऐड करके, इसको आप एक होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके। नेक्स्ट कटिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट ए लार्ज स्केल, ठीक है। होस्ट सेल को एक मीडियम में लार्ज स्केल में कट किया जाएगा और इंटर कराया जाएगा। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो भी आपका डिजायर प्रोडक्ट होगा, जिसको आप बनाना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप अलग करेंगे, ठीक। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डिफरेंट स्टेप्स हैं, जो कि एक के बाद एक आते हैं, जिसमें आपने देखा कि डीएनए को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, डीएनए को फ्रेगमेंट करते हैं, इसे वेक्टर से ऐड करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। होस्ट सेल का जो मीडियम है उसमें उसका व्यापक स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दीज स्टेप इन सम डिटेल, ठीक। आइए अब इन एक एक स्टेप को कुछ डिटेल में पढ़ा जाए। जो भी स्टेप्स आपने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में हैं, इनको अब हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट स्टेप है आपका आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को अलग करना, डीएनए को अलग करना, ठीक। देखिए ध्यान से,
रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आपको यह पता है, आपको यह याद है कि बिना किसी एक्सेप्शन के सभी जीवों के लिए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, वह न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए हो सकता है। ठीक, तो रिकॉल दैट, आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। बिना एक्सेप्शन के न्यूक्लिक एसिड जो है सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लिक एसिड तो सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन अब ये जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डीएनए आरएनए। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिकांश जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है। ठीक, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से डीएनए को कट किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से डीएनए को कट किया जाता है। इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म। ठीक है, इसके लिए ज़रूरत होती है कि डीएनए को एक प्योर फॉर्म में प्राप्त किया जाए। डीएनए जो है एक प्योर फॉर्म में हो और इसे जो है कटकर अलग किया जाए। ठीक, तो इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे माइक्रोमॉलिक्यूल से क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। ठीक, तो आपको डीएनए को कट करना है। ठीक है, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटने के लिए यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि यह दूसरे जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे फ्री हो और शुद्ध रूप में भी होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर माइक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो डीएनए को कट करने के लिए यह जरूरी है कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने से पहले यह निश्चित है कि डीएनए जो हो वह प्योर फॉर्म में हो, शुद्ध रूप में हो और उनमें कोई मैक्रोमॉलिक्यूल न हो। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको पता है कि डीएनए जो होता है वह मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with other macromolecules such as RNAs, proteins, polysaccharides and also lipids। ठीक है, तो इसके लिए आपको डीएनए के जो मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, सेल को ओपन करना होगा। सेल को ओपन करके वहाँ से डीएनए को निकालना होगा, रिलीज करना होगा और साथ में उसके माइक्रोमॉलिक्यूल भी होंगे जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और साथ साथ लिपिड्स भी होंगे। ठीक है, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स वी हैव ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with other macromolecule such as RNA, proteins, polysaccharide and also lipids। ठीक है, तो डीएनए जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है इसे सेल्स को तोड़कर, ठीक है, सेल को खोलकर या तोड़कर निकालना पड़ेगा ताकि डीएनए जो है दूसरे जो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स उनके साथ रिलीज हो सके। ठीक है, अलग हो सके। दिस कैन बी अचीव, ये कैसे किया जाएगा, कैसे जो है इन मैक्रोमॉलिक्यूल से डीएनए को हम अलग करेंगे। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट और एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम। ठीक है, इसे करने के लिए हमें बैक्टीरियल सेल, प्लांट या फिर एनिमल्स टिश्यूज को एंजाइम से ट्रीट करना होगा। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। ठीक है, इसके लिए आपको
एंजाइम्स का यूज करना होगा, जैसे कि लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को मार देंगे, सेलुलेज जो कि प्लांट सेल को तोड़ देंगे, ठीक है, काइटिनेज जो कि फंगस को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सब एंजाइम्स का यूज करेंगे जो इनको ब्रेक करने का काम करेंगे, सेल को खोलने का, तोड़ने का काम करेंगे, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हम डीएनए को इन मैक्रोमॉलिक्यूल से अलग करेंगे। तो दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट्स आर एनिमल टिश्यू विथ एंजाइम सच एज लाइसोजाइम इन बैक्टीरिया, सेलुलोज इन प्लांट सेल एंड काइटिनेज इन फंगस। तो यह तभी संभव है जब बैक्टीरिया सेल या फिर प्लांट या फिर एनिमल टिश्यूज को लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज जैसे एंजाइम द्वारा प्रोसेसिंग किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे एंजाइम के द्वारा क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तभी यह पॉसिबल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, यू नो दैट जीन आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरविंड विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन, ठीक है। आप जान रहे हैं कि जीन जो होते हैं वह डीएनए के, ठीक है, डीएनए के लंबे अणु में स्थित होते हैं। जीन जो होते हैं वह डीएनए के लंबे अणु में स्थित होते हैं और वे हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वह डीएनए के लंबे मॉलिक्यूल में स्थित होते हैं। इंटरविंड विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, और वे एक हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा गुथे होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है। तो जीन्स डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं और वे हिस्टोन जैसे प्रोटीन के साथ गुथे रहते हैं, उलझे रहते हैं, इंटरविंड रहते हैं। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि राइबोन्यूक्लियेज जो होता है वो एक एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। तो आरएनए को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आरएनए को कैसे अलग करेंगे, तो आरएनए को अलग करने के लिए हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करेंगे। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियेज, वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएजेज, ठीक है। जबकि प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम प्रोटीएजेज एंजाइम का यूज करेंगे जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आप राइबोन्यूक्लियेज का यूज कर रहे हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आप प्रोटीएजेज का यूज कर रहे हैं। तो द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियेजेज, वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएजेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से ट्रीटमेंट करके अलग कर सकते हैं, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीटमेंट कराने के बाद अलग कर सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उनको भी अलग करने के लिए एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक सही ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेटेड आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि प्यूरिफाइड डीएनए आपको एक प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगा जब उसमें चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे, ठीक है। तो डीएनए के साथ जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे उनको एक एक करके आप डाइजेस्ट कराएंगे और लास्ट में आप चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे, जिससे आपको अल्टीमेटली जो है प्रेसिपिटेट के रूप में डीएनए प्राप्त होगा। तो अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज से ट्रीटमेंट किया गया, प्रोटीन को प्रोटीएज से ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है। और दूसरे जो मॉलिक्यूल थे उनको भी एक उचित तरीके से ट्रीटमेंट करके अलग किया गया, ठीक है। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से उनको भी अलग कर सकते हैं। लास्ट में आप देख रहे हैं कि चिल्ड एथेनॉल मिलाने से ठीक है प्यूरिफाइड डीएनए जो है प्रेसिपिटेट के रूप में अलग होता है, अवक्षेप के रूप में अलग होता है, ठीक। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन सस्पेंशन, जिसको हम एक
पतले पतले धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं, सस्पेंशन के रूप में। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। ठीक है, इसको हम एक फाइन थ्रेड के रूप में सस्पेंशन के समूह के रूप में आप देख सकते हैं, पतले पतले धागों के रूप में। फिगर 9.5 यहाँ देखें, यह आपका फिगर 9.5 है। डीएनए दैट सेपरेटेड आउट कैन बी रिमूव बाई स्पूलिंग। डीएनए को स्पूलिंग प्रोसेस के द्वारा देखें, यहाँ पर यह स्पूलिंग प्रोसेस के द्वारा डीएनए को हम रिमूव करेंगे। यहाँ देखें, स्पूलिंग के द्वारा डीएनए को अलग किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। यह डीएनए जो है आप देख रहे हैं कि उसके साथ जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे सबको डाइजेस्ट कराने के बाद, अलग करने के बाद लास्ट में आपने चिल्ड एथेनॉल ऐड किया है, जिससे प्रेसिपिटेट के रूप में डीएनए जो है अलग हुए हैं और एक फाइन, ठीक है, फाइन थ्रेड के ग्रुप के रूप में सस्पेंशन के रूप में दिखाई देने लगे हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह पहला प्रोसेस था आपका आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ओके, अब जो है डीएनए आपके पास मिल गया है। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और ये सेकेंड प्रोसेस है आपका कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब आपको डीएनए को कट करना होगा एक स्पेसिफिक लोकेशन से। आपको डीएनए मिल गया है, डीएनए मिलने के बाद इस डीएनए को आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना होगा। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at the optimal condition for that specific enzyme। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ एक ऑप्टिमम, ठीक है, एक ऑप्टिमम जो है ऑप्टिमम कंडीशन में रखने पर, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन में रखने पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा ये डाइजेस्ट होते हैं। इनको कट करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशंस आर प्यूरिफाइड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वह प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, उनको डाइजेशन करते हैं, प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ डाइजेशन करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विथ अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है, इसको कट करने के लिए उसको एक ऑप्टिमल कंडीशन में रखा जाता है, जिससे डीएनए को कट किया जाता है। तो प्यूरिफाइड डीएनए जो है, जो आपको प्यूरिफाइड डीएनए मिला है, उसके मॉलिक्यूल्स को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, ठीक है, उनके एक ऑप्टिमम कंडीशन में रखने पर, ठीक है, रखने पर ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इनको कट किया जाता है, इनको डाइजेशन किया जाता है, इनका डाइजेशन संपन्न होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म्ड बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम at the optimal condition for that specific enzyme. Then agarose gel, agarose gel, electrophoresis is employed to check the progression of restriction enzyme digestion। ठीक है, तो अब आप जो है एग्रोज जेल के हेल्प से इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन प्रोसेस को आप चेक कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितना डीएनए को कट किया, डाइजेस्ट किया है, इसके बारे में आप एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से थ्रू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रोज जेल ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन को कंट्रोल करने के काम में ला सकते हैं। ठीक है, यह कंट्रोल करने के काम में होता है। तो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोग्रेस कैसी है, वह प्यूरिफाइड डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, तो एगरोज जेल वैद्युत का जो संचलन है, उससे आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन को नियंत्रित करने के काम में ला सकते हैं।
डीएनए इज अ निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, आप जानते हैं कि डीएनए जो है एक निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है, जिस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, हेंस इट मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर डीएनए पे निगेटिव चार्ज है तो यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। फिगर 9.3। ठीक है, तो फिगर 9.3 अगर हम देखें, हमेशा जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा डीएनए। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इसके ऊपर जो है निगेटिव चार्ज है। देखें यहाँ पे डीएनए जो है मूव कर रहा है एनोड की तरफ, और इस तरह से मूव करेगा। सबसे जो ज़्यादा वजन का डीएनए होगा, बड़ा फ्रेगमेंट होगा, लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा, वो सबसे आगे जो है आएगा, और जब जो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे वो थोड़े दूर रह जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक टिपिकल एगोरेज जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप डीएनए के फ्रेगमेंट को इस तरह से अलग कर सकते हैं, एक अलग अलग स्टेप में अलग कर सकते हैं, जिसमें लाइन 1 से लेके लेन 2 और 3, 4 तक आप देख रहे हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बैंड जो हैं डीएनए के बने हुए हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एगोरेज जेल की मदद से आप यह प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आप पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर 9 बायोलॉजी। तो हम लोग अभी ने देखा कि डीएनए इज अ निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। इसलिए जब इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एगोरेज जेल के साथ रखेंगे तो यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो डीएनए इज अ निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। जैसा कि फिगर में आपने देखा, द प्रोसेस ऑफ इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। ठीक है, यह प्रोसेस जो है वेक्टर डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। जो वेक्टर है आपका, यह प्रोसेस जो है वेक्टर डीएनए के साथ भी रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। ठीक, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। ठीक है, डीएनए के जो ज्वाइनिंग है, डीएनए की जो जुड़ना है, उसमें कई प्रोसेस होते हैं। ठीक है, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। डीएनए के ज्वाइनिंग में कई प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस में नहीं जुड़ जाता है। द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विथ अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो enzyme the cut out gene interest from the source DNA and cut vector with space are mixed and ligase is added। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए की जो ज्वाइनिंग है उसमें कई प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आप एक जगह डीएनए को कट करेंगे, फिर आप वेक्टर को कट करेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लाएंगे। ठीक है, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेंगे, उनको ऐड करेंगे प्लाज्मिड जो कि आपका एक वेक्टर होगा, उनसे ऐड कराएंगे। तो इसके कई स्टेप हैं। ठीक है, तो द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए। ठीक है, जब आप सोर्स डीएनए को कट कर लेंगे एज वेल एज द वेक्टर डीएनए, और साथ में आप वेक्टर डीएनए को भी कट कर लेंगे। ठीक है, और ये दोनों कैसे कटेंगे? विद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनके लिए आपको एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करना होगा, जिससे आप सोर्स डीएनए को भी कट करेंगे और वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे। ठीक है, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जिसने आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कट किया है, जिसको आप बनाना चाहते थे, जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि फॉरेन डीएनए है, उसको भी आपने कट करके निकाल लिया है। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए से आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना होगा। ठीक है, एलियन डीएनए को अलग करना होगा, उस डीएनए को अलग करना जिसको आप बनाना चाहते हैं, जिसे प्रोटीन बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर विथ स्पेस। ठीक है, और वेक्टर को भी आप कट करेंगे, साथ में उसमें स्पेस भी होगा, जगह होगा। इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। आर मिक्स एंड लिगेज इज एडेड। इनको मिक्स करने के बाद इसमें डीएनए लाइगेज डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएं।
ठीक है, या जो आपका वेक्टर है, वेक्टर डीएनए है और जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपस में कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, इसके लिए आपको लाइगेज ऐड करना होगा। ठीक है, तो डीएनए के जुड़ने में एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, डीएनए के जुड़ने में कई प्रोसेस हैं, कई प्रक्रम शामिल हैं। ठीक है, जो सोर्स डीएनए है और जो आपका वेक्टर डीएनए है को भी आप जो है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा दोनों को काटे जाने के बाद आप सोर्स डीएनए से कटा हुआ जो उपयोगी जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसकी खाली जगह के साथ, ठीक है, जो खाली जगह है उसके साथ वेक्टर आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिससे आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। ठीक, तो आपने देखा कि डीएनए को पहले हम एक स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कट कराएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एंजाइम्स के द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा जो वेक्टर है आपका उसमें कट मारेंगे। फिर दोनों को लाइगेज के द्वारा ऐड कराएंगे, जिसकी वजह से आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त होंगे। ठीक है, यह सेकेंड स्टेप है आपका, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक, थर्ड स्टेप में अब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वह डीएनए, ठीक है, जो आपका वेक्टर है और जो आपका वेक्टर है और जीन ऑफ इंटरेस्ट है एक दूसरे से ऐड हो चुके हैं, बन चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, जिससे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के हेल्प से जो भी आप बनवाना चाहते हैं वो बड़े मात्रा में बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो अब पीसीआर का यूज करके आप जीन ऑफ इंटरेस्ट का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि वेक्टर के साथ जुड़ चुका है, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका तैयार है, उनके नंबर्स को आप अब इंक्रीज करवाएंगे, बहुत ज़्यादा बनवाएंगे। किसकी हेल्प से? पीसीआर की हेल्प कर से। तो आइए हम देखते हैं पीसीआर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन आर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो। ठीक है, तो पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू आप जीन ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इन विट्रो में, इन विट्रो में यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स। किसकी मदद से? यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स। टू सेट्स ऑफ प्राइमर के यूज करके आप जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं पीसीआर के द्वारा। ठीक है, देखिए ध्यान से, पीसीआर स्टैंड फॉर, पहले पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन और डीएनए, ठीक है, मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज। इस रिएक्शन के थ्रू आप जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट के मल्टीपल कॉपी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन विट्रो यूजिंग टू प्राइमर्स, इन विट्रो रूप में आप तैयार कर सकते हैं और इसके में आप यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर, इसके लिए आप 2 सेट प्राइमर का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन है ये प्राइमर्स क्या होते हैं? ठीक है, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर का यूज करके आप मल्टीपल्स कॉपी जीन ऑफ इंटरेस्ट के तैयार कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि यह प्राइमर्स क्या हैं? तो देखिए ध्यान से, प्राइमर्स स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड, ठीक है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, प्राइमर्स जो हैं वे स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, केमिकली रूप से छोटे छोटे एलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको तैयार किया गया है।
दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, जो डीएनए है उसके ठीक उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्राइमर्स जो होते हैं वे छोटे रासायनिक केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, जो डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, डीएनए के रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्राइमर्स। ठीक है, तो प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, जो कि रीजन ऑफ डीएनए के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उसी के जैसे होते हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये स्मॉल केमिकल सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कौन? प्राइमर्स। तो टू सेट्स ऑफ प्राइमर के हेल्प से आप जीन ऑफ इंटरेस्ट के नंबर को कई कॉपी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखें ध्यान से। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आपको कौन सा एंजाइम की जरूरत होगी? डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से आप टू सेट्स ऑफ प्राइमर के हेल्प से बहुत सारे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखें फिगर, यहाँ पर बहुत सारे सेट्स में तैयार किया जा रहा है, एम्पलीफाई करके तैयार किया जा रहा है। फिगर देखें ध्यान से, यह आपका फिगर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? ईच साइकिल हैज 3 स्टेप। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। पहले स्टेप को क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप कहते हैं प्राइमर इनेलिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर एनेलिंग। प्राइमर एनेलिंग, प्राइमर को ऐड कराते हैं, प्राइमर एनेलिंग, प्राइमर को ऐड कराते हैं। और थर्ड आता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। अब प्राइमर का क्या होता है? विस्तार होता है, प्राइमर बड़ा होता है। ठीक है, तो पीसीआर के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, पहले उनको डीनेचुरेशन किया जाता है, उनको खोला जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में प्राइमर एनेलिंग। प्राइमर्स जो होते हैं, जो कॉपी होते हैं डीएनए के, ठीक है, उनको वह आकर ऐड होते हैं, जिन्हें प्राइमर एनेलिंग कहते हैं। और थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर जो है उसी को कॉपी करके बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से कई नंबर में तैयार हो जाते हैं। तो देखें ध्यान से, रीजन ऑफ एम्पलीफायर्ड, रीजन ऑफ एम्पलीफायर्ड। फर्स्ट प्रोसेस है आपका डी, ठीक है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, ठीक है, डीनेचुरेशन में आप देख रहे हैं अलग हो रहे हैं। डीनेचुरेशन में यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यह देखें आपका डीएस डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फिगर में आप देख रहे हैं यह क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक का जो स्टैंड है 5 to 3 है, दूसरे का नीचे वाले का 3 to 5 है। यह डीएस डीएनए है। ठीक, इसको आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। यह क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यह देखें ऊपर वाला अलग हो गया 5 to 3, नीचे वाला भी अलग हो गया 3 to 5। ठीक है, किसकी? और अब आ गए प्राइमर्स। अब आ गए प्राइमर्स। ठीक है, ये प्राइमर्स आके जुड़ गए हैं, प्राइमर्स आके जुड़ गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्राइमर्स जो हैं आके यहाँ पर ऐड हो गए हैं, इसमें भी प्राइमर ऐड हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको बताया कि प्राइमर्स होते क्या हैं। तो प्राइमर्स क्या होते हैं? तो अभी आपको हमने बताया कि प्राइमर होते हैं, देखो ध्यान से, प्राइमर क्या होते हैं? स्मॉल केमिकली सिंथेसाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। जो डीएनए के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक उसके उल्टे वाले कॉपी होते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब पढ़े ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं प्राइमर्स। इसके स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। देखें यहाँ पर प्राइमर्स आके ऐड हो गए। डीनेचुरेशन में ये दोनों अलग होंगे, हीट से अलग हुए दोनों स्टैंड। अब एनेलिंग होगा आपका। आप देख रहे हैं सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनेलिंग। ठीक है, एनेलिंग, एनेलिंग में आके प्राइमर जुड़ जा रहे हैं। यहाँ देखें प्राइमर ऐड हो गए हैं। ठीक है, यह 5 to 3 स्टैंड है, अब प्राइमर 3 to 5 में आके ऐड हो रहा है। ठीक है, 3 to 5 स्टैंड है, प्राइमर 5 to 3 आके, ये छोटे प्राइमर्स जो हैं आके इनके ऐड हो गए हैं, छोटे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसी डीएस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, लेकिन छोटे पार्टिकल होंगे, ये आके जुड़ गए हैं। अब यह बड़े होंगे, अब ये अपने आकार को बढ़ाएंगे किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो कि, ठीक है, जो कि एक टैग पॉलीमर्स से, पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज अब प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, इनके हेल्प से जो इनका एक्सटेंशन होगा, इनका एक्सटेंशन, किनका एक्सटेंशन होगा? प्राइमर्स का, प्राइमर्स का एक्सटेंशन होगा। देखें ये प्राइमर्स का एक्सटेंशन हो रहा है, प्राइमर्स बढ़ रहे हैं, प्राइमर्स का एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है,
और ये प्रोसेस जो है कई साइकिल्स में होगा। आप देखें 30 साइकिल्स के बाद आप देख रहे हैं कि एम्पलीफाइड होके 1 बिलियंस टाइम एम्पलीफाइड हो गए। कितने टाइम बढ़ गए? 1 बिलियंस टाइम बढ़ गए। एम्पलीफिकेशन हो गया इनका, ठीक है। तो इस तरह से आपका पीसीआर वर्क करता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसका डीनेचुरेशन होगा, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो अलग होगा, उसके स्टैंड जो है अलग होंगे, ठीक है। एक स्टैंड 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 है, ये दोनों अलग होंगे। किसकी वजह से? हीट की वजह से, ठीक। फिर आपका प्राइमर्स आएगा, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए का, छोटा पार्ट है, ठीक है। वह आके ऐड हो जाएगा, एक 5 to 3 पे ऐड हो जाएगा, एक 3 to 5 पे ऐड हो जाएगा। वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो 5 to 3 पे ऐड होगा वो 3 to 5 रूप में ऐड होगा, जो 3 to 5 पे ऐड होगा वो 5 to 3 रूप में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइमर्स जो हैं आकर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। प्राइमर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? एनेलिंग। क्या कहेंगे? एनेलिंग। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं, और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये अपना वर्क करना शुरू करेंगे, इनके नंबर को बढ़ाना शुरू करेंगे और एक्सटेंशन प्रोसेस आ जाएगा और ये बड़ा होना शुरू होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, ये बड़े हो रहे हैं, प्राइमर्स बड़े हो रहे हैं, और ये लगभग 30 साइकिल्स के बाद जो है एम्पलीफाइड होके 1 बिलियन टाइम्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्राइमर्स पीसीआर वर्क करता है। आइए देखते हैं। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर्स। जो एंजाइम आपका है डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, यह जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, यह क्या करता है? प्राइमर को एक्सटेंड करता है। जो प्राइमर अभी छोटे से कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट थे, अब यह बड़े होंगे, अब इनको बड़ा किया जाएगा ठीक है, एंजाइम्स के द्वारा। तो द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। किसकी मदद से? न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से। न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करके एंजाइम जो है प्राइमर को बड़ा करेंगे। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, ठीक है। इनको न्यूक्लियोटाइड को रिएक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड को रिएक्शन में क्या करना पड़ा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखें ध्यान से, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। यहाँ देखें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को प्रोवाइड किया गया है, प्लस किया गया है किसके साथ? डीएनए पॉलीमरेज के साथ। तो जब हम डीएनए पॉलीमरेज के साथ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, तो प्राइमर्स ग्रो करने लगेंगे, ठीक है। तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर, एंजाइम जो है प्राइमर को एक्सटेंड करेगा यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन, जो न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन में प्रोवाइड किया गया है उसकी मदद से। एंड जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, जीनोमिक डीएनए किसका काम कर लेगा? एक टेम्पलेट के रूप में रह जाएगा, एक सांचे के रूप में रह जाएगा जिसका कॉपी किया जाएगा, ठीक है। तो जीनोमिक डीएनए जो है ओपन हो जाएगा और यह एक टेम्पलेट का काम करेगा, और प्राइमर्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से न्यूक्लियोटाइड जो आया है उसकी मदद से उसका कॉपी करते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। तो आप देख रहे हैं द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट। जीनोमिक डीएनए कैसा काम करेगा? एक टेम्पलेट का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, यह जो डीएनए का प्रोसेस आप देख रहे हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस दे रहे हैं, जिसमें प्राइमर्स बड़े हो रहे हैं, इसको आप कई बार अगर करें, जैसे अभी 30 टाइम्स आपने देखा था। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, यदि डीएनए के प्रोसेस को आप कई टाइम्स से रिपीट करें, ठीक है, कई बार इसको रिपीट करें, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। तो डीएनए का जो सेगमेंट है वह एम्पलीफाई कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और कितना बड़ा हो जाएगा? बिलियन टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है और इसको बार बार रिपीट करेंगे, तो द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम। तो डीएनए का जो सेगमेंट है वह बिलियन टाइम एम्पलीफाइड हो जाएगा, ठीक है, उसको बिलियन टाइम एम्पलीफाई किया जा सकता है। दैट इज 1 बिलियन कॉपी आर मेड। इसका मतलब है कि आप 1 बिलियन कॉपी तैयार कर लेंगे, ठीक है। कितना कॉपी तैयार कर लेंगे? 1 बिलियन कॉपी तैयार कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि
कैसे पीसीआर पे वर्क हो रहा है। पीसीआर का फुल फॉर्म आपने देखा कि ठीक है, पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमेरेज रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस में आपने देखा 2 प्राइमर्स का यूज होता था। प्राइमर्स क्या होते हैं? 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज होंगे। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर जो हैं छोटे, ठीक है, तैयार किए हुए, ठीक है, छोटे तैयार किए हुए सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, रीजन ऑफ डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और इनमें क्या यूज करते हैं? पॉलीमेरेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है। और इन्हें इन विट्रो प्रोसेस में, ठीक है, जीन के कई रेप्लिकेट का निर्माण होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है। ये जो एंजाइम है आपके पॉलीमरेज एंजाइम, यह डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। और रिएक्शन में जो आप न्यूक्लियोटाइड डाले हैं, उस न्यूक्लियोटाइड का यूज करते हुए, ठीक है, यह जो आपका स्टैंड है उसको काफ़ी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यदि जो है डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस को कई बार दोहराया जाए, तब डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो लगभग 1 बिलियन अर्थात 1 अरब गुना, ठीक है, एम्पलीफाई हो जाते हैं। 1 अरब गुना एम्पलीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात 1 अरब आप, ठीक है, कॉपी तैयार कर सकते हैं। दैट इज 1 बिलियन कॉपी आर मेड। 1 अरब आप जो है कॉपी को तैयार कर सकते हैं। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो इस तरह से रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन से आप थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। यह सब जो आपका प्रोसेस लगातार हो रहा है, इसके लिए आप जो है कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे? थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज का यूज करेंगे, ठीक है। यह किससे निकाला जाता है? यह थर्मस एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवकस से अलग किया जाता है। यह एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है। आइसोलेट फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से एंजाइम को अलग किया जाता है। आइसोलेट द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से निकाला जाता है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह एक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। इसकी हेल्प से जो आप एम्प्लीफिकेशन जो प्रोसेस है इसको आप 1 बिलियंस, ठीक है, 1 बिलियंस टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जिसे 1 अरब गुना आप बड़ा कर सकते हैं। तो सच रिपीटेड एम्प्लीकेशन इज अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, विच आइसोलेटेड फॉर थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार अगर आपका रेप्लिकेशन करना है तो इसके लिए आपको एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जो कि आपको थर्मस, ठीक है, एक्वाटिकस से अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखें, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है। यह जो है हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव होता है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, ठीक है, इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह हाई टेम्परेचर द्वारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के डीनेचुरेशन के समय भी यह हमेशा एक्टिव बना रहता है। हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, डीनेचुरेशन के समय भी यह एक्टिव बना रहता है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। जब डीनेचुरेशन होता है डबल स्टैंड डीएनए का, उस समय भी यह एंजाइम स्टेबल बना रहता है। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लिगेट विथ अ वेक्टर एंड फर्दर क्लोनिंग, ठीक है। यह जो आपका एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है इसको वेक्टर के साथ ऐड करके क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह जो आपका एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट है, द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इट डिजायर, अगर यह एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट आपके डिजायर के अनुसार तैयार हुआ है, आपकी इच्छा के अनुसार तैयार हुआ है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। कैन नाउ बी यूज टू लिगेट विथ वेक्टर, इसको वेक्टर को ऐड करने में, वेक्टर को जोड़ने में, वेक्टर के साथ जोड़ने में इसका यूज आप कर सकते हैं।
फॉर फर्दर क्लोनिंग। ठीक है, आगे आप इसका क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आवश्यकता पड़े तो आप इस जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स है उसको क्लोन के साथ, जो आपका वेक्टर है उसके साथ ऐड करके क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं, क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है आपका इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, तो अब जो है आपका जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्शन करेंगे, आप ऐड करेंगे। ये आपका फोर्थ प्रोसेस है। देखें ध्यान से, फोर्थ प्रोसेस इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल आर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब आप होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म में इंटर कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लिगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके लिगेटेड डीएनए हैं, ठीक है, जो लिगेटेड डीएनए इसको होस्ट सेल में इंटर कराने की कई विधियां हैं, कई मेथड हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लिगेटेड डीएनए इनटू रिसिपिएंट सेल। जो रिसिपिएंट सेल है आपका, होस्ट सेल है, उसमें ठीक है यह लिगेटेड डीएनए को इंटर कराने के कई मेथड हैं। ठीक है, कई मेथड हैं। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम, recipient cell after making them competent to receive। ठीक है, जो रिसिपिएंट सेल है यह मिलने के बाद कॉम्पिटेंट बनाएगा। द रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप डीएनए प्रेजेंट, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं यह कार्य जो है, जो वर्क हो रहा है, रिसिपिएंट सेल है जो लेने वाला सेल है, ठीक है, यह कब उसको लेगा, जब वह अपने चारों तरफ के जो डीएनए हैं उनको एक्सेप्ट करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, यह कार्य जो है जब रिसिपिएंट सेल है अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को एक्सेप्ट करने में सक्षम हो जाए तब किया जाता है, तब उसको दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पहले जो है आप पीछे पढ़े थे, उसके मेम्ब्रेन को खोला जाता है, उसके होल को खोला जाता है। इसके लिए आप कई मेथड पढ़े थे, जिसमें आपने देखे थे कि इसमें कोल्ड एंड हीट, पहले इसको आइस पे ठंडा करते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर आइस पे ठंडा करते हैं। इससे जो है उनका जो चैनल खुलता है और उससे इंटर कराते हैं। और भी मेथड आपने देखा था, माइक्रो इंजेक्शन देखा था आपने, बैलिस्टिक गन देखा था, ये सारे मेथड्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री जो है वह पहले आपको होस्ट को तैयार करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एंट्री के लिए। तो रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देन कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेकअप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो पहले जो रिसिपिएंट सेल है उसको कंपोनेंट होना होगा, पहले उसको कंपोनेंट करना होगा, पहले उसको तैयार करना होगा। जब ठीक है रिसीविंग सेल्स जो है वह जब कंपोनेंट हो जाएगा तो वह डीएनए फ्रेगमेंट को अपने चारों तरफ जो उपस्थित है उसको ले लेगा। रिसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देन कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेकअप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए bearing gene for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred into E. coli cell। ठीक है, यदि जो है E. coli सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, E. coli में अगर ट्रांसफ़र हो जाए, अगर वह ट्रांसफ़र हो जाए, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफ़र इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। तो इससे होस्ट सेल जो है में आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखें ध्यान से, सो इफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एन एंटीबायोटिक इज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई। ठीक है, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, जो जिसके पास जीन है, और किस चीज़ का जीन है, एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंस जीन है, इसको जब आप ई कोलाई में इंटर करा देंगे, ई कोलाई सेल में इंटर करा देंगे, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। तो होस्ट सेल कैसा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। होस्ट सेल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब इंटर हो जाएगा, तब जब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर हो जाएगा तो होस्ट सेल क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
किसके लिए? इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल के लिए वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उस पर एम्पिसिलिन का असर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिसमें एंटीबायोटिक है, कौन से एंटीबायोटिक के लिए? एम्पिसिलिन के प्रति वह रेजिस्टेंस जीन स्थित है, तो उसको ई कोलाई सेल में ट्रांसफर किया जाता है, तो होस्ट सेल जो है वह रेजिस्टेंस सेल में रूपांतरित हो जाती है। होस्ट सेल किसमें बदल जाएगी? रेजिस्टेंस सेल में बदल जाएगी। अब होस्ट सेल पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन ओनली। ठीक है, अगर आप इस ट्रांसफॉर्म सेल को अगर प्लेट पर छोड़ रहे हैं जिस पर केवल एम्पिसिलिन है, ठीक है, केवल क्या है? एम्पिसिलिन ओनली, ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा? ग्रो करेगा। लेकिन जिसका ट्रांसफॉर्मेंट नहीं हुआ होगा, जिस होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट, जिस होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन वाला वेक्टर नहीं पहुंचे होगा, वह समाप्त हो जाएगा। जो अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट सेल होगा वह मर जाएगा। ठीक है, देखे ध्यान से, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल विल डाई। अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल क्या होंगे? डाई होंगे। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे सेल होस्ट के, वह ग्रो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच चुका है जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, इसलिए वह डाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन ऑफ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ठीक है, तो यदि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन ऑफ रेजिस्टेंस रखा है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन का, और इसे इज ट्रांसफर इनटू ई कोलाई सेल, इसको ई कोलाई सेल में आप ट्रांसफर कर देंगे, द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल, तो होस्ट सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल। अब उस पर एम्पिसिलिन का असर नहीं होगा। इफ बी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन अगर प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन, अगर हम इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को अगर प्लेट पे फैलाएं जिस पर एम्पिसिलिन बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, केवल ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल ग्रो करेंगे, जबकि जो अनट्रांसफॉर्म्ड होंगे वो मर जाएंगे। अनट्रांसफॉर्म रिसिपिएंट सेल विल ड्राई। ठीक है, जो अनट्रांसफॉर्म होंगे वे डाई कर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इस तरह से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से वन इज एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल, एक में ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है, सेल को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं एम्पिसिलिन की उपस्थिति में। ठीक है, सिंस ड्यू टू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होने की वजह से आप जो है ट्रांसफॉर्म सेल को पेंसिलिन के उपस्थिति में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन इज एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is called a selectable marker. इस केस में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या कहलाएगा? सेलेक्टेबल मार्कर कहलाएगा। इस परिस्थिति में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कहेंगे? सेलेक्टेबल मार्कर कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ही हम ट्रांसफॉर्म सेल को अलग कर पा रहे हैं अनट्रांसफॉर्म सेल से। ठीक है, अनट्रांसफॉर्म रिसिपिएंट सेल से हम अलग कर पा रहे हैं किसको? ट्रांसफॉर्म सेल को। किसकी वजह से? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की वजह से। इसीलिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को इस केस में सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट आपका 5 है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को कैसे हम प्राप्त करेंगे? नंबर 5 स्टेप है। ठीक है, नंबर 5 देखिए ध्यान से, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब आपके पास जो है
प्राप्त मिल चुका है, क्या मिल चुका है, ट्रांसफॉर्म सेल मिल चुका है, ट्रांसफॉर्म सेल मिल चुका है जो कि एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको आप वेक्टर में जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं और उससे आप अपना जो भी चीज़ तैयार करना उसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए ध्यान से, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, जब आप एलियन, ठीक है, एलियन डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कर लेंगे, व्हेन यू इंसर्ट ए पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, और इसको बैक्टीरियल या फिर प्लांट एनिमल सेल में ट्रांसफर कर लेंगे, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाई, तो एलियन डीएनए क्या होगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा, एलियन डीएनए जो है अपने नंबर्स को बढ़ाने लगेगा। ठीक है, तो व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर एंड ट्रांसफर इट इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड। तो जब आप एलियन डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, तो वह किसी भी बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल सेल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यह जो एलियन डीएनए है यह मल्टीप्लाई होने लगता है, यह क्या होने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है, अपने नंबर को बढ़ाने लगता है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, लगभग सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो हैं, द अल्टीमेटली एम टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन, ठीक है, सबका अंततः यही लक्ष्य होता है कि वह इच्छित प्रोटीन तैयार करती हैं, डिजायरेबल प्रोटीन को बनाती हैं। ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस ए डिजायरेबल प्रोटीन, लगभग सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह डिजायरेबल प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। Hence, there is a need for a recombinant DNA to be expressed, ठीक है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस होने की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस होने की जरूरत होती है। Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene get expressed under appropriate condition, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि जो फॉरेन जीन है वह एप्रोप्रिएट कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, फॉरेन जीन एक उपयुक्त परिस्थिति में अभिव्यक्त होगा। द फॉरेन जीन गेट एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल, ठीक है, यह जो आपका फॉरेन जीन्स हैं यह होस्ट सेल में एक्सप्रेशन को समझने के लिए, फॉरेन जीन का होस्ट सेल में एक्सप्रेशन को समझने के लिए कई टेक्निक बातों को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है, कई टेक्निकल बातों को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बाहरी जीन जो है, फॉरेन जीन जो है वो होस्ट सेल में एक्सप्रेस को समझने के लिए आपको कई टेक्निकल बातों को डिटेल में जानना जरूरी है। आगे देखें, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन इंटरेस्ट, ठीक है, क्लोन ऑफ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके क्लोन होने के बाद, ठीक है, क्लोन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके क्लोन होने के बाद, एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन, और जो कंडीशन चाहिए प्रोटीन को बनने के लिए वह भी उपलब्ध होने के बाद, इंड्यूज एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, ठीक है, तो अब जो है टारगेट प्रोटीन का व्यापक स्तर पर उत्पादन के बारे में आप सोच सकते हैं। आफ्टर हैविंग clone the gene of interest and having optimized the condition to introduce the expression of target protein, one has to consider producing it on a large scale, ठीक है, तो जो आपका डिजायर्ड जीन है उसको क्लोन करने के बाद, ठीक है, टारगेट प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के बाद आप
ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन बनाने के बाद कोई भी इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज ए नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? क्या आप कोई कारण बता सकते हैं कि लार्ज स्केल पर उत्पादन की क्यों आवश्यकता है? ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज ए नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? ठीक है, कोई आप कारण बता सकते हैं इसको बड़े पैमाने पर उत्पादन की जरूरत क्यों है, क्यों इनको ज़्यादा पैदा करने की जरूरत है? क्योंकि जिस फॉरेन डीएनए को आप सेलेक्ट किए होंगे, अगर वो ह्यूमन का होगा तो ह्यूमन जैसा प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे ह्यूमन के बॉडी में वो प्रोडक्ट जाने से कोई एलर्जी नहीं होगी। इसलिए जो है लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की जरूरत है। देखिए ध्यान से, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि कोई प्रोटीन जो है इनकोडिंग जीन किसी भी हेट्रोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन ए हेट्रोलॉगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो यदि कोई प्रोटीन इनकोडिंग जीन किसी हेट्रोलॉगस होस्ट में एक्सप्रेस होता है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। ठीक, द सेल हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रो ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका इंटरेस्ट जो लाभदायक, ठीक है, क्लोन्ड जीन है, उसको जो सपोर्ट करने वाले सेल्स हैं उनको छोटे पैमाने में लैब में तैयार किया जाता है। द सेल हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रो ऑन ए स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो जो सपोर्ट करने वाले जो लाभकारी क्लोनिक जीन है उन जैसी सेल्स को छोटे पैमाने पर लैब में तैयार किया जाता है और पीसीआर से उनके नंबर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, द सेल हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रो ऑन ए स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। लैब में जीन ऑफ इंटरेस्ट को बहुत कम मात्रा में तैयार किया जाता है। लाभकारी क्लोनिक जीन को, ठीक है, आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर लैब में, ठीक है, तैयार किया जाता है। ठीक है, तो द सेल हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रो ऑन ए स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी। द कल्चरस में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइड इट यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द कल्चरस में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन। डिजायर प्रोटीन के निष्कर्षण के लिए कल्चर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन। डिजायर प्रोटीन को अलग करने के लिए, आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए कल्चर मेथड का यूज कर सकते हैं एंड देन प्यूरिफाइंग इट, और फिर उसको आप प्यूरिफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, प्यूरिफाई कैसे होगा? डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक की मदद से आप उसको प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो आप तैयार कर रहे हैं, द कल्चर्स में बी यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग डिजायर प्रोटीन। ठीक है, कल्चर्स को आप डिजायर प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसको आप अलग करेंगे। ठीक है, सेपरेट करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग, अलग करके अलग अलग टेक्निक्स के प्रयोग करते हुए उस प्रोटीन को क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेन, ठीक है, वेर एन द यूज मीडियम इज ड्रेन्ड। ठीक है, तो जो सेल्स हैं वह कॉन्टिन्यूअस कल्चर मीडियम में लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, जिसमें यूज किए गए मीडियम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताज़ा माध्यम को भरते रहेंगे। ठीक है, तो द सेल्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन ए कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है, वेर एन द यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम द वन साइड
while fresh medium is added from the other side to maintain the cell in the physiological most। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स जो होते हैं वो कल्चरल मीडियम में लगातार मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, तो बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको ड्रेन करते रहेंगे, उनको अलग करते रहेंगे और फ्रेश मीडियम तैयार करते रहेंगे। ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उसको अलग करते रहेंगे, वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ से फ्रेश मीडियम उसमें डालते रहेंगे। टू मेंटेन द सेल्स इन द फिजियोलॉजिकल मोस्ट, ठीक है, ताकि जो फिजियोलॉजिकल मोस्ट है वो मेंटेन हो सके और वह एक्सपोनेंशियल रूप में अधिक मात्रा में तैयार हो सके। ठीक है, एक्टिव लॉन्ग एक्सपोनेंशियल फेज, ताकि वह एक्सपोनेंशियल फेज में, ठीक है, अधिक मात्रा में 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस तरह से एक्सपोनेंशियल फेज में जो है आपका प्रोडक्ट तैयार हो सके। इसके लिए आपको जो भी मल्टीप्लाई तैयार हो रहे हैं, मल्टीपल ड्रेन हो रहे हैं, कंटिन्यूअस कल्चर में तैयार है, उनको हमेशा ड्रेन करते रहना होगा, अलग करता रहना होगा और फ्रेश मीडियम अवेलेबल कराते रहना होगा, ताकि जो है उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ सके। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स को कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेल्स जो होते हैं वह कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसका उपयोग जो है आप मीडियम में एक तरफ से निकाल करके और दूसरी तरफ से ताज़ा मीडियम को भरते हैं, ताकि सेल्स जो है अपने क्रियात्मक रूप से, फिजियोलॉजिकल रूप से मैक्सिमम एक्सपोनेंशियली प्रवस्था में बनी रहे। ठीक है, वह मैक्सिमम एक्सपोनेंशियली प्रवस्था में बनी रहे। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेज ए लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन। ठीक है, यह जो प्रोसेस है इससे आप अधिक मात्रा में बायोमास, अधिक मात्रा में वांछित प्रोटीन को तैयार कर सकते हैं। यह संवर्धन विधि जो है अधिक जैव मात्रा के उत्पादन में से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी होगी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कल्चर मेथड प्रोड्यूसेज अ लार्ज बायोमास लीडिंग टू हाई यील्ड ऑफ डिजायर प्रोटीन। ठीक है, यह जो कल्चर मेथड है इससे आप जो है लार्ज बायोमास को आप हायर यील्ड में डिजायर प्रोटीन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बायोरिएक्टर के बारे में। बायोरिएक्टर के बारे में आइए देखते हैं ध्यान से। देखें, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड ठीक है एप्रिसिएबल क्वांटिटीज टू ऑफ प्रोडक्ट। अगर जहाँ पे आप तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे अपना डिजायर प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, अगर वह उसकी वॉल्यूम कम है, उसकी जगह कम है, ठीक है, तो उसी में आपका प्रोडक्ट भी बन रहा है, उसी में आप जो है मीडियम भी अवेलेबल करा रहे हैं, तो जगह क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम को बड़ा करना होगा, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट। कम आयतन जो है, कम जगह जो है वह ठीक है डिजायरेबल क्वांटिटी तैयार करने में पर्याप्त नहीं हो सकता है। कम आयतन जो है वह संवर्धन से उत्पाद को पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर, अधिक मात्रा में तैयार करने के लिए बायोरिएक्टर का तैयार किया गया है, बायोरिएक्टर बनाया गया है। ठीक है, इन उत्पादों को, इन प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में बनाने के लिए बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता है। वेयर लार्ज वॉल्यूम, यहाँ पे 100 से लेके 1000 लीटर तक वॉल्यूम हो, वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसीड, जहाँ पे आप 100 से 1000 लीटर तक कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कम आयतन में, ठीक है, कम जगह में संवर्धन से जो प्रोडक्ट की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता है। इन उत्पादों की अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए आपको बायोरिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहां कल्चर का अधिक आयतन को प्रोसेस किया जा सकता है, 100 से 1000 लीटर तक प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी
So the development of bioreactor where large volume of culture can be proceed was required. जितनी ज़रूरत है उतना आप वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं. Thus bioreactor can be thought of as a vessel in which raw material are biologically convert into specific product. तो बायोरिएक्टर जो है एक वेसल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली रूप से स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, तो बायोरिएक्टर एक क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, एक बर्तन होते हैं. बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है. बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सेल्स का उपयोग करते हुए रॉ मटेरियल को, ठीक है, एक विशिष्ट उत्पाद में स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखें ध्यान से. Thus बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज वेसल. बायोरिएक्टर जो है एक वेसल्स है इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. यहाँ में रॉ मटेरियल जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वह स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज होगा. इंडिविजुअल एंजाइम हुआ या फिर यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल्स. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंडिविजुअल एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल्स, इन सब का हम प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक वेसल्स है, एक बर्तन के समान है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, ठीक है, ह्यूमन सेल्स का उपयोग करते हुए रॉ मटेरियल को, ठीक है, बायो प्रोडक्ट के रूप में स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम तैयार कर सकते हैं. ठीक है, इनके नंबर्स को हम बढ़ा सकते हैं, प्रवर्धित कर सकते हैं. ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बायोरिएक्टर होता क्या है, तो बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज ए वेसल. बायोरिएक्टर को आप वेसल के रूप में मान सकते हैं. कैन बी प्रोसीड वाज रिक्वायर्ड. ठीक है, बायोरिएक्टर कैन बी थॉट ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इसमें रॉ मटेरियल किस में चेंज हो जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. तो बायोरिएक्टर क्या है, तो बायोरिएक्टर कैन बी थॉट एज ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इंडिविजुअल एंजाइम etc यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन सेल. अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर प्रोडक्ट. बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वे ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप डिजायरेबल प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकें. बाई प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन. ठीक है, तो बायोरिएक्टर जो है ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन अवेलेबल कराते हैं. टेम्परेचर अवेलेबल कराएंगे, पीएच, ठीक है, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, यह सब प्रोवाइड कराएंगे बायोरिएक्टर, जिनसे आप डिजायरेबल प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बायोरिएक्टर जो है डिजायरेबल प्रोडक्ट पाने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन उपलब्ध कराते हैं. ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब ग्रोथ के लिए जरूरी हैं जो बायोरिएक्टर प्रोवाइड करते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टायरिंग टाइप. ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टायरिंग टाइप विच आर शोन इन फिगर 9.7. तो आप देख रहे हैं जो सबसे अधिक कॉमन रूप से बायोरिएक्टर यूज होता है वह कौन सा है, स्टायरिंग टाइप है. वह कौन सा है, स्टायरिंग टाइप है. जो अधिक मात्रा में यूज होने वाला बायोरिएक्टर है वह है आपका स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर. ठीक है, जिसका फिगर आप 9.7 में देख रहे हैं, यह स्टायरिंग टाइप बायोरिएक्टर है. इस फिगर में आप देखें ध्यान से, यहाँ पर एसिड बेस मीटर लगा हुआ है पीएच कंट्रोल करने के लिए. स्टीम फॉर ठीक है, स्टरलाइजेशन, यहाँ पे स्टीम डाला जा रहा है स्टरलाइजेशन के लिए. मोटर लगे हुए हैं, फोम ब्रेकर लगे हुए हैं, फ्लैट ब्लेडेड, ठीक है, इम्पेलर हैं, कल्चर ब्रोन्स लगे हुए हैं. नीचे की तरफ देखें स्टेराइल एयर है. ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं सेकेंड वाले फिगर में इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर. इसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो रही है. गैस ठीक है, गैस इंटेंटमेंट है यहाँ पे. बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया. बबल्स जो बन रहे हैं वह ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं. ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं, यह क्या है, एक सिंपल स्टायर टैंक बायो रिएक्टर है. सिंपल स्टायर टैंक बायो रिएक्टर. बी क्या है, यह है आपका स्पैग्ड स्टायर टैंक बायो रिएक्टर. स्पैग्ड स्टायर्ड
ठीक है, स्टायर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टायर एयर बबल आर स्पैक्ड, ठीक है, जहाँ पे स्टायर्ड एयर बबल को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब आइए कुछ बायोरिएक्टर के बारे में देख लेते हैं। यह बायोरिएक्टर होता क्या है, देखिए ध्यान से। स्टायर टैंक रिएक्टर इज यूजली सिलेंड्रिकल आर विथ ए कर्व बेस ऑफ फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। ठीक है, तो यह जो आपका स्टायर टैंक रिएक्टर है यह सामान्यतः सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, जिनके बेस जो होते हैं वो घुमावदार होने से रिएक्टर के जो अंदर की वस्तुएं हैं उनको मिलाने में सहायता मिलती है। ठीक है, और स्टायर टैंक रिएक्टर इज यूजली सिलेंड्रिकल आर विथ ए कर्व बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। ठीक है, तो स्टायर टैंक रिएक्टर यूजली सिलेंड्रिकल के आकार होते हैं, बेलन के आकार के होते हैं, जिनके बेस जो होते हैं वे फैसिलिटेट होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं, जिसकी फ़ायदा क्या है, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, जिससे रिएक्टर कंटेंट को आसानी से मिक्स किया जा सके। यह आप देखें घुमावदार है, जिसकी वजह से रिएक्टर कंटेंट जो है आसानी से मिक्स हो पाते हैं। द स्टायरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। स्टायरर जो है वह, ठीक है, यह फैसिलिटी देता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बायोरिएक्टर में लगातार बनी रहे, मिक्सिंग होता रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टायरर जो है वो बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उनके मिश्रण का काम करते हैं। ठीक है, तो द स्टायरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर। ठीक है, विकल्प आप देख रहे हैं, हवा जो है बुलबुलों के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जाती है। एयर जो है अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द बायोरिएक्टर, एयर जो है बबल के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जाती है। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी दैट बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम and a foam control system, a temperature control system, pH control system and sampling pots so that small volume of the culture can be withdrawn periodically। ठीक है, तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें, क्लोज देखें, तो आप उसमें देखेंगे कि एक बायो रिएक्टर में कौन कौन से सिस्टम हैं। तो यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि एक रिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम है। क्या है, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है, और सैम्पलिंग पॉट्स भी हैं। ठीक है, सैम्पलिंग पॉट्स भी हैं, दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विड्रॉ प्रोडक्टली। समय समय पर उसमें स्मॉल वॉल्यूम को आप जो है निकाला भी जा सकता है। सैम्पलिंग पॉट्स भी हैं जिसमें समय समय पर आप सैंपल को निकाल के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सारे सिस्टम आप एक बायो रिएक्टर में देख रहे हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एसिड बेस कंट्रोलर लगा हुआ है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन लगे हुए हैं, मोटर लगे हुए हैं घुमाने के लिए, फोम ब्रेकर है जो फोम बनेगा उसको तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, फ्लैट ब्लेडेड, ठीक है, इम्प्लेलर हैं, कल्चर ब्रोथ लगे हुए हैं। ठीक है, स्ट्रायल एयर इन्वेंटर कराया जा रहा है। ये सारे सिस्टम जो हैं एक बायो रिएक्टर में अवेलेबल हैं जो जरूरी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आप लास्ट टॉपिक इसका देखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में,